यस, एक बार फिर राजस्थान का पशुधन और राजस्थान के पशुधन को लेकर के हमने ना भेड़ की कुछ नस्लें बाकी थी, उसको लेकर के हमने वीडियो छोड़ दिया था। आज हम इसी राजस्थान के पशुधन का सेकंड वीडियोस, जो कि आपके पशुओं को लेकर के है। मैं चाहता हूं एक बार फिर आपको मोटिवेट करूं, क्योंकि देखिएगा, हमारे सोचने से, हमारे विचारों से, सिर्फ कल्पनाएं करने से कुछ नहीं होगा, उसको लेकर के आपको एक्टिव होना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे ऐसे लड़के देखे हैं जिनको है ना वह बोलना भी नहीं आता सही ढंग से, लेकिन उनकी अगर हम हिस्ट्री को देखें, अगर हम उनके है ना वो कार्य करने की शैली को देखें, तो उनके मन में एक ही बात आती थी और मेरे को कहते हैं कि सर, मुझे जितने भी होते हैं वो सब यही कहते हैं कि मैं मूर्ख हूं, कुछ आता है नहीं, इसलिए अब तो अपन ने एक ही काम कर रखा है, सीट लगा के बैठता हूँ, 8-8 घंटा 9-9 घंटा पढ़ता ही रहता हूँ, पूरी रात पढ़ने का काम है, जो होगा देखा जाएगा। तो एक बार अगर आपके अंदर वो ललक पैदा हो गई कि मुझे अब ये कुछ करना ही है, कुछ लेना ही है, तो आप कर जाएंगे। नहीं तो दूसरा व्यक्ति कितना भी आपको है ना वह कहता रहेगा कहता रहेगा कहता रहेगा, लेकिन आपने एक कान से सुना दूसरे कान से हटा दिया, कुछ होने वाला नहीं है। आप लोगों को एक संकल्प के साथ में ये निश्चय करना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की मानसिकता होती भी है कि इतनी ही सीटें बाकी है, लेकिन आपको पता हो कि जो 2 सीटों की भी वैकेंसी निकली तो 2 लड़के भी तो लगते हैं, कोई नहीं कोई तो लग रहे हैं। तो प्लीज आप लोग जो हैं वह दाएं बाएं कीजिए। और सबसे गुड न्यूज ये है कि 8वां वेतन पे पेंशन स्कीम को मोदी ने स्वीकृति दे दी है। तो जितने भी सुनने वाले हैं छात्रों, मैं बता देता हूं, 8वें पे के अंदर पहले महीने का पेमेंट जो 2 साल का प्रोविजन पीरियड होगा, उसमें ही आपको 54,000 रुपया मिलेगा पर मंथली। 2 साल का जो प्रोविजनल पीरियड होता है उसमें 54,000 रुपीज। तो सोचिए, क्या हम इस 54,000 रुपये के लिए हम क्या 5.5 घंटे नहीं दे सकते हमारे करियर को लेकर के? नहीं दे सकते, और समय निकल जाएगा। 2025 का आज 16 दिन निकल चुका है। हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि आपको है ना वह ये करना ही होगा, क्योंकि समय निकलता हुआ जा रहा है। तो मैंने कल एक क्वेश्चन पूछा था, कौन लेके आया है गायों का? नहीं मिला। ऐसा हो ही नहीं सकता। वो जो क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था, वो क्वेश्चन हमारा आरपीएससी ने 7 बार लिए, 7 बार। ढूंढिएगा। तो गायों को लेकर के जो क्वेश्चन बने हुए हैं वो हमारा आरपीएससी ने 7 बार लिए हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आप लोग इसको अच्छी तरह से अभी भी रीच करते जाएं, देखते जाएं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारी तैयारी कर रखी होगी, पहले भी एग्जाम दिए होंगे, कहीं ना कहीं आपने इस चीज़ों को पढ़ा भी होगा। तो आइए हम राजस्थान की भेड़ों को देखते हैं। तो हमारे पुंगल भेड़, पुंगल तहसील के अंदर इसकी जन्म, यस, पुंगल क्षेत्र के अंदर है ना वो, यानी पुंगल तहसील के अंदर ये भेड़ मिलती है। ऐसे क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, पुंगल कहाँ पर है? कहाँ पर है पुंगल क्षेत्र? कहाँ पर है बताइए देखन। बीकानेर के अंदर। कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर ये पुंगल तहसील है। और इस भेड़ की क्या विशेषता होती है? अगर आप लोगों ने कहीं देखा हो तो इस भेड़ की जो विशेषता है वो ये है कि उसका आधा मुंह काला होता है। आधा मुंह काला होता है। जो आधा मुंह जो काला होता है ना, वो हमारी कौन सी है? पुंगल है। तो ये हमारे बीकानेर, जोधपुर, नागौर वाले क्षेत्र के अंदर ये भेड़ें पाई जाती है। उसके बाद में है मारवाड़ी। ये जो भेड़ है
यह हमारे द्वीप प्रायोजित उद्देश्य को लेकर के कार्य कर रही है। द्वीप प्रायोजित उद्देश्य को लेकर के ये कार्य कर रही है और इसकी विशेषता होती है रोग प्रतिरोध क्षमता ज्यादा होती है। इसके अंदर रोग प्रतिरोध क्षमता ज्यादा होती है। उसके बाद में है हमारे जैसलमेरी। इस जैसलमेरी भेड़ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सबसे लंबा ऊन, उसके जो रेशे होंगे ना वो सबसे लंबे होंगे और सबसे अधिक होंगे। सबसे लंबे होंगे और सबसे ज्यादा होंगे, लेकिन क्वालिटी वाले नहीं होंगे। क्वालिटी वाले कौन से हैं? क्वालिटी वाले कल ही बताया मैंने, चोकला। और क्वांटिटी के अंदर मकरा। यहां पर क्या है कि ये ऊन तो बड़े बड़े हैं लेकिन क्वालिटी नहीं, यानी ऊन के जो रेशे हैं वो बड़े हैं लेकिन इनकी क्वालिटी बेस्ट नहीं है। लेकिन ऊन को सबसे लंबे रेशे को लेकर के जैसलमेरी भेड़ प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन आता है तो आपको आरपीएससी किस तरीके से इस प्रश्न को बना रहा है वह आपको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। अब आता है खेरी। ये जो खेरी जो नस्ल की जो भेड़ है वह हमारे पाली, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर वाले क्षेत्र में जहां पर घुम्मक्कड़ लोग रहते हैं, घुम्मक्कड़ जो घूमते फिरते रहते हैं, रेवड़े जिसको बोलते हैं, रेवड़ी, उनके पास में जो भेड़ है वो कौन सी है? खेरी नस्ल की भेड़ है। अब देखते हैं हम लोग विदेशी नस्ल की भेड़ें भी हमारे राजस्थान के अंदर कहां कहां है। विदेशी नस्ल की पहली है रूसी मेरिनो। ये विदेशी नस्ल की भेड़ है, रूसी मेरिनो, और ये हमारी पाई जाती है जयपुर में, टोंक में और सीकर में। दूसरे नंबर की जो भेड़ है विदेशी वो भी हमारे यहां पर पाई जा रही है और वो है डोसेंट, और ये जो है वो हमारे जयपुर में पाई जा रही है और टोंक में। उसके बाद में है रेम्बुलो। ये जो नस्ल है वो भी टोंक में पाई जा रही है। उसके बाद में चौथी जो नस्ल है वो है कोरिडोल, और ये हमारी चित्तौड़ में पाई जा रही है। तो देखिए हमारे विदेशी नस्ल की भेड़ें भी हमारे राजस्थान के अंदर हैं। रूसी मेरिनो जयपुर, टोंक और सीकर के अंदर पाई जा रही है। डोसेंट ये नस्ल की भेड़ भी जयपुर और टोंक में पाई जा रही है। रेम्बुलो ये नस्ल जो है वो भी टोंक में पाई जा रही है। कोरिडोल यह हमारे चित्तौड़गढ़ में पाई जा रही है। अब यहां से एक क्वेश्चन उभर करके सामने आता है कि ये विदेशी नस्ल की जो भेड़ें हैं वो टोंक में, जयपुर में, चित्तौड़गढ़ में ही क्यों? क्या यह बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, पाली, जोधपुर, कोटा, बूंदी वाले क्षेत्र में नहीं हो सकती थी? यस, यहाँ पर है ना वह हमारे जयपुर टोंक के अंदर क्या है? अनुसंधान केंद्र है। यहाँ पर भी अनुसंधान केंद्र है, यहाँ पर भी अनुसंधान केंद्र है। यानी कि हमारे राजस्थान की भेड़ों के साथ मेटिंग करवा करके इस विदेशी नस्ल की भेड़ों से और एक नई जाति जो उत्पन्न हो रही है, यानी इसको कह सकते हैं ये एक प्रकार की विदेशी नस्ल की ये जो भेड़ें हैं उससे नई प्रजाति को विकसित कर रहे हैं, नई प्रजाति को विकसित कर रहे हैं। और उसके पीछे का उद्देश्य है
कि बेस्ट मांस को लेकर के और बेस्ट ऊन को लेकर के इन विदेशी भेड़ों को यहां पर इस अनुसंधान केंद्र में रखा हुआ है और उसके द्वारा नई जनरेशन को रेडी कर रहे हैं। तो ये चित्तौड़ के अंदर जो मिल रही है, तो ये चित्तौड़ के अंदर ये जो कॉरिडोर नाम की जो भेड़ है, तो चित्तौड़ के अंदर कौन सी भेड़ है हमारे राजस्थान की? सोनाड़ी। कौन सी है? सोनाड़ी। यानी कि सोनाड़ी के साथ में इसको क्रॉस करवा रहे हैं। और हमारे रेम्बुले टोंक, टोंक के अंदर कौन सी है? मारवाड़ी। उसके बाद यहां पर जो है वह भी हमारे कौन सी है? जैसलमेरी। यहां पर कौन सी है? चोकला व मगरा। इन भेड़ों के साथ में इस रूसी मेरिनो के मेढे के साथ में क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जा रही है और नई वैरायटी विकसित की जा रही है। और इन ऊनों को लेकर के सबसे बड़ी मंडी या सबसे बड़ा है ना वो ऊन मंडी कहां पर बनाई गई है? बीकानेर के अंदर। कहां पे बनाई गई है? बीकानेर के अंदर। बीकानेर के अंदर है ना वह सबसे बड़ी ऊन मंडी स्थापित की गई है। तो देखिएगा, गायों को लेकर के जो हमारे टोंक के अंदर जो अनुसंधान बना वो लेकिन क्या है? वो मालपुरा है। क्या है? मालपुरा। और इस भेड़ों को लेकर के जो है ना वह अनुसंधान कौन सा है? अविका नगर टोंक। ये बराबर ध्यान में रखना। और दक्षिणी राजस्थान के अंदर हमारे चित्तौड़ जो है वहां पर भी अनुसंधान केंद्र बना हुआ है। और कौन सी भेड़ को लेकर के? सोनाड़ी भेड़ को लेकर के। ठीक है। और जोधपुर के अंदर एक विभाग का निर्माण किया है और वो है हमारी केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड। ये तो हमारे जोधपुर के अंदर किया गया है। और बीकानेर के अंदर जो है वह क्या है? हमारी सबसे बड़ी ऊन मंडी। और ये ऊन मंडी भी कौन सी? एशिया की। कहां की? एशिया की। एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी हमारे बीकानेर में उपलब्ध है। तो कह सकते हैं उत्तर भारत भी बोलेगा वो प्रश्न बनाते वक्त। तो आपको बीकानेर जाना है। और इस ऊन को विकास को लेकर के जोधपुर के अंदर केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना की गई है। अब आती है हमारे बकरियां। अब आएगी हमारी बकरियां। बकरी को हम क्या बोलते हैं? गरीब की गाय भी बोलते हैं। और एक दूसरा और क्या कहा गया है? बकरी को क्या बोलते हैं? दूसरे किन शब्दों से जाना गया? एक तो गरीब की गाय भी बोल सकते हैं इसको। ओके, दूसरा चलती फिरती फ्रीज। क्या बोलते हैं इसका? चलती फिरती फ्रीज बकरी को बोलते हैं। जब चाहो तब दूध निकाल लो। यानी कि दूध का लिए करके हमारी बकरी जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और आपको बता दो, जब भी हमारे यहाँ वो चिकनगुनिया और डेंगू हुआ था उस समय बकरियों के दूध की बहुत डिमांड बढ़ गई थी। बहुत ज्यादा रोग प्रतिरोध क्षमता इन बकरियों में होती है। तो हमारे राजस्थान के अंदर कौन कौन सी बकरियां हैं? अगर आप पढ़ के आए हो तो बताइए। मारवाड़ी। पहली कौन सी बकरी है? मारवाड़ी।
जिसे हम बोलते हैं लोही नस्ल। और ये हमारे अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र में मिलती है, अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र में। और ये जो मारवाड़ी जो नस्ल है या ये जो लोही नस्ल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रखती है मांस को लेकर के। किसको लेकर के? मांस को, यानी कि सबसे अधिक मात्रा में मांस प्राप्त होता है मांस के लिए। इससे दूध इतना अच्छा मिलता नहीं है। दूसरे नस्ल की जो किस्म है वह है बारबरी। और ये जो बारबरी है यह दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में मिलती है। और इसकी जो विशेषता है वह है ज्यादा दूध, ज्यादा दुग्ध के लिए। कह सकते हैं इस मारवाड़ी नस्ल से थोड़ा सा दूध ये ज्यादा देती है। ये दूध के लिए बारबरी बहुत मस्त है। इस बारबरी बकरी की क्या विशेषता होती है? ये हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर तो मिलती है ही है, लेकिन इसका जो मुंह होता है ना वो क्या है, ब्लैक पन लिए हुए रहता है। तीसरे नंबर की है हमारी जमुनापुरी। और ये कोटा, बूंदी, झालावाड़ में मिलती है। और मांस प्लस दुग्ध दोनों के लिए ही है। और इसी जमुनापुरी को लेकर के, इसी जमुनापुरी को लेकर के राज्य सरकार ने चारा उत्पादन परियोजना चलाई। रामसर अजमेर में, रामसर अजमेर में। और किस देश के सहयोग से? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के सहयोग से चारा उत्पादन परियोजना चलाई इस जमुनापुरी को देख करके। उसके बाद में हमारे नेक्स्ट जो है वह है जखराना। इसे हम अलवरी भी बोलते हैं। और ये सर्वाधिक दूध देने वाली है, सर्वाधिक दूध देने वाली। और ये अलवर में पाई जाती है। और अलवर में भी कहां पर? जखराना गांव। सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल जकराना, इसको हम अलवरी भी बोलते हैं। और ये क्या है, अलवर के अंदर स्थापित है। ज्यादा दूध के लिए हमारे बारबरी है, लेकिन इस बारबरी से भी ज्यादा जखराना। इधर से हमारे जमुनापुरी है, वो क्या है कि ये दो प्रायोजित में आ जाती है, मांस और दूध, या दोनों चीजें को लेकर के। मांस भी उतना ही है, दूध भी उतना ही है, लेकिन सबसे ज्यादा दूध देने वाली कौन सी है? अलवरी। सेकंड नंबर पर बारबरी, थर्ड नंबर पर जमुनापुरी। नेक्स्ट आएगी हमारे
शेखावटी। कौन सी? शेखावटी। और जो शेखावटी जो नस्लें हैं, यह कादरी के वैज्ञानिकों के द्वारा बनी है, कादरी के वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार की है। और बिना सींग वाली बकरी है ये, बिना सींग वाली, बिना सींग वाली बकरी है शेखावटी। किसके द्वारा तैयार की है? कादरी के द्वारा। कौन सी नस्ल? शेखावटी नस्ल। तो ये कहाँ पाई जाती है? हमारे जोधपुर, नागौर, पाली वाले क्षेत्र के अंदर। ठीक है, अब आती है हमारी नेक्स्ट, और वह है सिरोही। कौन सी है? सिरोही। सिरोही जो नस्ल है वो यहाँ पे देखने से ऐसा लगता है कि सिरोही जिले की है, बट ये सिरोही जिले की है। हाँ, लेकिन ये हमारे उस क्षेत्र की नहीं है। जो सिरोही है वो सिरोही जिले की नहीं है। ये कहाँ की है? हमारे अजमेर की। कहाँ की है? अजमेर की सिरोही नस्ल। और यह दूध प्लस मांस को लेकर के है। और इसको है ना वह हमारे चित्तौड़ के अनुसंधान के द्वारा, चित्तौड़ के अनुसंधान केंद्र के द्वारा, और अनुसंधान केंद्र में कौन सी बकरियां हैं चित्तौड़ के अंदर? चित्तौड़ के अंदर हमारी विदेशी नस्ल की बकरियां हैं। कोई नाम याद है क्या? स्विट्जरलैंड से बकरियों को मंगवाई गई है, और ये जो बकरी है उसका नाम है हमारा अल्पाइन एंड टोंगल। अल्पाइन व टोंगल, टोंगल नस्ल। कहाँ की? सिरोही जिले की, सॉरी स्विट्जरलैंड की। कहाँ की? तो इन दोनों बकरियों के क्रॉस के द्वारा सिरोही नस्ल तैयार की गई है। तो हमारे जो विदेशी जो नस्ल है उसको हमारे राजस्थान की सबसे प्राचीन नस्ल, सबसे प्राचीन नस्ल, और वो है मारवाड़ी। कौन सी है? मारवाड़ी। तो मारवाड़ी नस्ल के साथ में अल्पाइन और टोंगल को क्रॉस ब्रीडिंग करवा करके एक नई वैरायटी डेवलप की है, वो है हमारी सिरोही। और ये अल्पाइन और टोंगल पे हमारा आरपीएससी ने क्वेश्चंस ले लिया है। ये चित्तौड़ में उपलब्ध है, स्विट्जरलैंड की कंपनी की है, स्विट्जरलैंड से आई हुई है। इसकी वजह से ही रामसर के अंदर चारा परियोजना शुरू की गई है। अब आती है हमारी एक और नस्ल, परबतसरी। मैंने मिटा दिया फटाक से, चलेगा। परबतसरी, और ये परबतसरी जो नस्ल है, ये परबतसर है कहां पर? नागौर में। कहां पर है? नागौर में। और इस परबतसरी नस्ल को रेडी करने के लिए हरियाणा की कौन सी नस्ल है? हरियाणा की बकरी। नाम बताइए, याद है क्या? आपको मैंने कल बोला था तैयारी करके आइएगा। बीटल। कौन सी नस्ल है? बीटल।
और राजस्थान की कौन सी नस्ल? सिरोही। यानी कि सिरोही नस्ल और हरियाणा की बीटल नस्ल, इन दोनों को क्रॉस करवाया गया, यानी बीटल के साथ में सिरोही को क्रॉस किया, और उससे जो नया बच्चा रेडी हुआ वो कौन सी हो गई? परबतसरी। और परबतसरी कहाँ उपलब्ध है? परबतसर जो है क्षेत्र नागौर के अंदर। और इसकी विशेषता यह है कि ये बहुत ही अच्छा मांस दे जाती है। तो इस तरह से हमारे राजस्थान की यह बकरियां हैं, विदेशी बकरियां का क्रॉस ब्रीडिंग, हमारे निकटतम राज्यों की बकरी से भी क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा, और कादरी के वैज्ञानिकों के द्वारा इन बकरियों का जन्म हुआ है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, तो ये जो बकरियों को लेकर के जो क्वेश्चन आता है, इसको लेकर के ये नस्लें तो हैं ही ऑलरेडी, लेकिन सर्वाधिक दूध को लेकर अलवर, विदेशी नस्ल को लेकर के चित्तौड़, शहरी बकरियां को लेकर उदयपुर, मांस को लेकर के मांस वाली तो आ जाएगा हमारा अजमेर, सर्वाधिक फैट वाली वसा वाली बकरी तो आ जाएगा हमारा नागौर। इस तरह से हमारा जो राजस्थान है वो बकरियों को लेकर के अलग अलग जिले महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सर्वाधिक दूध को लेकर के अलवर, विदेशी नस्ल चित्तौड़, शहरी बकरियां उदयपुर, मांस वाली बकरियां अजमेर, सर्वाधिक फैट वाली बकरियां नागौर। तो जब कभी भी हमारा आरपीएससी अगर कोई क्वेश्चन लेता है मांस को लेकर के, दूध को लेकर के, वसा को लेकर के, तो आपको इन जिलों का नाम ध्यान में रखना है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये थोड़ी बहुत समझ में आ रही होगी, और नहीं समझ में आ रहा तो मेरे को क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं आप लोग। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, और वो है ऊंट। मैंने कर लिया। अब आएगा हमारा ऊंट। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा बताएं। ऊंट ऊंट को लेकर के पहली नस्ल है नाचना। कौन सी नस्ल है? नाचना। क्या विशेषता है इस नाचना की? क्या विशेषता है इस नाचना की? ये नाचना ऊंट कहाँ मिलता है? जैसलमेर में। कहाँ मिलता है? जैसलमेर में। अब इसकी विशेषता क्या है? इस नाचना ऊंट को लेकर के हमारे आरपीएससी ने बहुत सारे प्रश्न ले लिए हैं। क्या विशेषता है इसकी? कहीं पढ़ा हो, पढ़ के आए हो, कहीं सुना हो, कहीं पुराने पेपर को देखा हो, बताइए जयंती। मैडम आप।
देखिए कहाँ, ये नाचना जो ऊंट है उसकी विशेषता ये है कि ये दौड़ने में परफेक्ट है, सबसे तेज दौड़ता है ये। ठीक है, पहली चीज ये सबसे तेज दौड़ता है। दूसरा, अपने मालिक के प्रति वफादार है। क्या है? अपने मालिक के प्रति वफादार है। और यही कारण है कि इस तीसरा, यह भड़कता नहीं है, भड़कता नहीं है। ये 3 क्वालिटी है इसके अंदर। दौड़ने में परफेक्ट है, अपने मालिक के प्रति वफादार है, तीसरा यह भड़कता नहीं है। इसकी वजह से यह मिलिट्री फोर्स के अंदर इस ऊंट की भर्ती होती है। इस ऊंट की भर्ती होती है। जब जब भी इस ऊंट को युद्ध क्षेत्र के लिए लेके जाते हैं तो वहां पर बहुत सारे गोला बारूद बम भड़ाके होते रहते हैं, उसकी आवाज गूंजती रहती है, लेकिन यह अपनी मस्ती में मस्त चलता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कितनी भी आवाज आ रही हो। और यही कारण है कि 15 अगस्त एवं 26 जनवरी पर दिल्ली की परेड के लिए यह ऊंट की बटालियन जाती है। आपने अगर 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिल्ली के कार्यक्रम को देखा होगा, बहुत सारे है ना वो गाजे बाजे बैंड वगैरह बजते हैं, भड़ाके फोड़े जाते हैं, लेकिन ये अपनी मस्ती के अंदर ही चलता है, यह भड़कता नहीं है। और आरपीसी ने क्वेश्चन लिया है, राष्ट्रीय पर्व पर परेड के लिए उपयुक्त पशु है ऊंट, और उसमें कौन सी वैरायटी? नाचना। और ये दौड़ने में भी माहिर होता है ये, और ये वफादार है। अगर ये इस ऊंट के ऊपर अगर कोई उसका मालिक बैठा हुआ है और विदेशी दुश्मन ने उसके मालिक को गोली से उड़ा दिया एग्जाम्पल के रूप में, तो ये इतना चालाक होता है कि उस गोली की जो स्पीड आती है वो उसको पता चलती है, और जिसने भी गोली मारी है और उसका मालिक मर गया तो वो फिर जिसने भी गोली चलाई है उसको वो मारे बिगड़ वो छोड़ता नहीं है, वो उसको मारना ही मरना है अभी। और ये अपने आप को बलिदान कर देता है, लेकिन अपने मालिक को जिसने भी मारा होगा उसको ये छोड़ेगा नहीं, वो उसके लिए 1 साल तक पीछा करता रहेगा। तो हमारे मिलिट्री के अंदर ये जितने भी ऊंट जो हमारे रखे हुए हैं उनके स्पेशल, उनके जो सैनिक है उनके स्पेशल है वो। और जैसे ही वह उसका जो सैनिक होता है, जिसका जो मालिक होता है किसी कारण से मर गया, अब उसके ऊपर दूसरा सैनिक बैठ नहीं सकता, दूसरा सैनिक बैठ नहीं सकता, यानी कि एक ही सैनिक एक ही मालिक। अगर उसका मालिक मर गया तो उसको भी मरना ही है, अब वो बलिदान हो जाएगा, दूसरे को बैठने नहीं देगा। इसकी बहुत जबरदस्त विशेषता है ये। एक बार ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ पर है ना वो ऊंट चराने वाले लोग जैसलमेर से आए थे, तो ऊंटों को लेकर के जब वो यहाँ पे पत्ते वगैरह खा रहे थे तो 2-4 हमारे जैसे ही सामाजिक अतत्व थे, असामाजिक तत्व थे, उन्होंने ऊंट वालों को अच्छी तरह से मारा। ऊंट जो था वो दूर से देख रहा था खाते खाते, और जैसे ही ऊंट दौड़ा तो वो लोग जो थे वो अपने घर में घुस गए, तो पूरा गांव तपड़ गया, लेकिन उस घर के चारों तरफ ऊंट दौड़ता ही रहा जब तक वो बाहर निकला नहीं। और उसके मालिक ने भी खूब समझाया, लेकिन बात ही नहीं। आप यकीन नहीं करोगे, 8 फीट की दीवार पे छलांग मार करके वो कव्वाली वाला जो मकान था उसके ऊपर चढ़ गया और कव्वाली को तोड़ दी उसने, छोड़ेगा ही नहीं ये। और उसके बाद में उसको जैसे तैसे करके लेके गए। 6 महीने के बाद में उसका मालिक तो किसी और गांव में बैठा हुआ था, रात को आ गया वापस। जैसे अपने डेरे छोड़ के वो दूसरे डेरे में चले गए तो 6 महीने बाद वापस आया, लेकिन वो उसको मारे बगैर नहीं छोड़ा उसने, और पूरे गांव में दौड़ दौड़ के थक गए लोग, लेकिन वो माना ही नहीं। यानी कि ये इतना वफादार होता है अपने मालिक के प्रति। आपने देखा होगा जो ऊंट वाले लोग जो डेरे रहते हैं ना, उनके पूरे सोना चांदी होते हैं ना, वो उसके ऊंट के गले में बांधे हुए रहते हैं,
ऊँट को छेड़ना यानी कि नाचना ऊँट को छेड़ना, इसलिए अपनी मौत को दावत देने वाली बात हो गई। नेक्स्ट जो नस्ल है वो है गोमट। कौन सी नस्ल है? गोमट। बताइए इसका विशेषता। यह फलोदी जोधपुर का प्रसिद्ध है। फलोदी जोधपुर का प्रसिद्ध है, और यह है बोझा ढोने के लिए। साथ ही साथ सवारी को लेकर के। बोझा तो ढोता है, लेकिन कौन सा? सवारी वाला। उसके इस ऊंट गाड़ी के ऊपर कितने भी लोग बैठ जाएंगे तो खींच लेगा आराम से। बोझा ढोने के लिए है, लेकिन कौन सा? सवारी। नेक्स्ट है, और वो है हमारी बीकानेरी, और ये है हमारे बीकानेर के अंदर उपलब्ध है, और इसकी विशेषता है भार क्षमता को अधिक लेना। भार क्षमता अधिक ले लेता है, यानी कि जो गाड़ी होती है ऊंट गाड़ी, उसके अंदर कितना भी माल भरा हो उसको ये खींच लेगा, जिसकी वजह से हमारी जो ये बीकानेरी जो ऊंट हैं, यह वजन में ज्यादा होते हैं। नाचना ऊंट का वजन कम होता है, गोमट ऊंट का वजन इस नाचना से थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन ये बीकानेरी इसका सबसे ज्यादा वजन होता है, सबसे ज्यादा वजन होता है। उसके बाद में हमारे राजस्थान के अंदर कच्छी, मारवाड़ी और सिंधी नस्ल के ऊंट भी पाए जाते हैं। कच्छी, मारवाड़ी और सिंधी नस्ल के ऊंट भी पाए जाते हैं, और ये जो कच्छी, मारवाड़ी, सिंधी जो हैं वो हमारे समविवर्त देश पाकिस्तान जो है वहां का इसका मूल है। और इन ऊंटों को लेकर के ऊंट प्रजनन केंद्र कहां स्थापित किया है? बीकानेर में। कहां पर किया है? बीकानेर में। बीकानेर में किस जगह? जोड़बीट में। कहां पर? जोड़बीट में। और ये इस प्रजनन केंद्र को डेवलप करने वाला परिषद कौन सी है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा इस ऊंट प्रजनन केंद्र की स्थापना हुई है। साथ ही साथ ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थापना हुई, वो भी हमारे बीकानेर में। और एशिया का पहला है ये, एशिया का पहला ऊंट अनुसंधान केंद्र है ये। इन ऊंटों के चमड़े को लेकर के एक कला, हैंडीक्राफ्ट है, कला, और वो है हमारी कौन सी? उस्त कला।
और इस उस्ता कला की वजह से ही बीकानेर को हम सिटी ऑफ कैमल कहते हैं। और इसके कलाकार हैं हिजमुद्दीन, और इस ऊंटों के दूध को लेकर के, दुग्ध को लेकर के हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार सन 2000 में अक्टूबर महीने में दूध को बेचने हेतु, दूध के मिल्क पार्लर हेतु स्वीकृति प्रदान की है कि ये इस दूध को हम बेच सकते हैं, इस दूध को है ना वो मानव के लिए ले सकते हैं। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार अक्टूबर 2000 के अंदर एक आदेश मिला है, जो कि मिल्क पार्लर, जिस तरह से हमारे भैंसों के लिए, गायों के लिए डेयरी फार्म विकसित किए गए हैं, वैसे ही ऊँटों के मिल्क पार्लर की स्थापना हुई है और यह ऊँट का दूध अब हमें धीरे धीरे उपलब्ध हो रहा है। तो ये थी हमारे राजस्थान के अंदर ऊँटों का इतिहास। सन 2000 अक्टूबर, मिल्क पार्लर की स्थापना। इस तरह से हमारे राजस्थान की है ना वो यह पशु को लेकर के कार्य हो रहा है। कल हम देखेंगे इन पशुओं को लेकर के मेले, पशु मेले, दुग्ध को विकसित करने के लिए कार्य, दुग्ध को लेकर के कार्य, और कहां कहां पर इस पशुओं को लेकर के अनुसंधान केंद्र हुए हैं और किस योजना के तहत हुए हैं, किस योजना के तहत हुए हैं, इन चीज़ों के ऊपर हम जानकारी लेंगे। एक बार फिर जो हमने बकरियों को लेकर के, भैंसों को लेकर के और गायों को लेकर के, जो हमने दुग्ध को लेकर के जो हमने क्वेश्चंस बना रखे हैं, तो आपको एक बार और मौका दिया जा रहा है कि आप उसे आज एक बार फिर ढूंढें और कल हम इसका आंसर दे देंगे। एक बार फिर आप सभी का वीर कोचिंग क्लासेस में स्वागत कहना चाहूँगा। माइंड, हार्ट एंड हैंड, इफ आर कंट्रोल, कंप्लीटली सक्सेस मैन।